हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीपेट डिस्कशन सेंटर में। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी जिला परिषद फार्मासिस्ट 2023 के लिए? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा चल रहा होगा सब कुछ, और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ आपको जूरिस्प्रूडेंस का 5th पोर्शन देखना है, जिसमें हम फर्दर 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करें आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द फुल फ्लैश्ड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी was formed in 1948. द चेयरमैन ऑफ द कमिटी was, ठीक है, 1948 में एक इंडियन फार्माकोपिया कमिटी का संगठन किया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? चलिए ये बताना है। ऑप्शंस है डॉक्टर BN घोष, प्रोफेसर ML सौरभ, डॉक्टर RG कर एंड नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा? देखिए 1948 में फार्माकोपिया, जो भी आप पढ़ते हैं ना इंडियन फार्माकोपिया, इसे पब्लिश करने के लिए, इसे इस्टेब्लिश करने के लिए, इसका शुरुआत करने के लिए कमिटी बनाया गया, जिसे इंडियन फार्माकोपिया कमिटी के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम है आपका RN कमिटी या घोष कमिटी। ठीक है, घोष कमिटी, घोष कमिटी के नाम से भी जानते हैं आप। यहीं से आपको समझ आ गया होगा घोष कमिटी इट मीन्स इसके चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर BN घोष। ठीक है, इनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये कमिटी बनाई गई, और इस कमिटी को बनाने के बाद इस कमिटी को टोटल 7 इयर्स लग गए पहले फार्माकोपिया को पब्लिश करवाने में। ठीक है, याद रखना है 1955 में ये फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की, जिसके लिए इन्हें 7 साल का समय लगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन? ठीक है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का फीचर्स यहाँ पर दिया गया है, काम दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, वर्क दिया गया है, क्या काम करती है, कौन से वर्क पर डिपेंड करती है, ये दिया गया है। आपको इसमें से एक्सेप्शनल केस निकालना है, किस चीज पर हमारी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन काम नहीं करती। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। ठीक है, रिसर्च टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बनाया गया है या रेगुलेशन बनाया गया है। चलिए फिर बात करते हैं। टू प्रमोट द हेल्थ केयर सिस्टम, जी हाँ बिल्कुल, हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे करके प्रमोट करें, कैसे कौन कौन सी नई टेक्निक्स, कौन कौन से नए प्रोग्राम्स, मेथडोलॉजी, टेक्निक्स हम यहाँ पर लाएं, जिसके कारण हम हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवा सके अपने पेशेंट्स को, अपने कमिटीज़ को। दूसरी बात करते हैं। टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। चलिए ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ये फार्मेसी का प्रैक्टिस नहीं करवाता, ये सिर्फ फार्मासिस्ट को एजुकेट करवाएगा, स्टडी लेवल को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, केयर सिस्टम दे रहा है, नए नए टेक्निक्स दे रहा है, ड्रग डेवलपमेंट की ओर इसका ध्यान है, बट कभी भी ये फार्मेसी प्रैक्टिस की ओर ध्यान नहीं देता। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेट नहीं करवाता। अगला क्या है? टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ड्रग। ठीक है, किसी ड्रग का प्राइस निर्धारित करने, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, टैक्स क्या लगना चाहिए, ये सभी इनका काम रहेगा। इन्हें रेगुलेट करने का हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का काम रहेगा, बट एक्सेप्ट द प्रैक्टिसिंग ऑफ फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस की ओर इनका वर्क नहीं रहता। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन से एक और क्वेश्चन है। द फार्मास्यूटिकल legislation is to ensure that the patient receive drug of required quality tested and evaluated for its। ठीक है, हम किसी भी पेशेंट को जो मेडिसिन से दे रहे हैं, जो भी हम मेडिसिन हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, किस वर्क के लिए हम इन्हें मेडिसिन दे रहे हैं। चलिए सेटिस्फैक्शन एंड एफिकेसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी एंड इकोनॉमी, सेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमी।
चलिए, अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी ध्यान दिया होगा वहां पर भी क्या आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अगर हम बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स या प्री फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है किसी भी ड्रग्स का, उन पर एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि हम उनके सेफ्टी और एफिकेसी को खास ध्यान रख सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नए नए टेक्निक्स, नए नए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। विच फॉर्म नंबर इज रिक्वायर्ड टू इशू डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर द होल सेल। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी ड्रग्स का होल सेल ओपन करना चाह रहा है, उसके लिए अगर उसे डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए, तो ठीक है, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए उसे किस फॉर्म नंबर के अंतर्गत उसे एप्लीकेशन फिल करना होगा। ऑप्शंस हैं फॉर्म 20K, 20C, 20F एंड 20D। चलिए, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से इसे समझेंगे। सबसे पहला के काट दीजिए। चलिए, सी और एफ की मैं बात करता हूं, तो सी और एफ यानी आपका फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20F, जब भी हम किसी रिटेल सेल ओपन करने जा रहे हैं और उसका अगर हमें डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए, तब हम रिटेल सेल्स के लिए फॉर्म सी और फॉर्म एफ का यूज करते हैं। ठीक है, रिटेल के लिए फॉर्म सी और फॉर्म एफ। यहाँ पूछा गया है आपका डुप्लीकेट फॉर होलसेल। ठीक है, तो आपको डुप्लीकेट के डी से याद रखना है होलसेल 20। ठीक है, 20D कहाँ यूज होगा आपका, जब हम डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द होलसेल। ठीक है, डी से याद रखना है डुप्लीकेट और होलसेल। क्लियर? चलिए, सी आ जाएगा आपका रिटेल के लिए, एफ आ जाएगा आपके रिटेल के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। The aerosol required, the area required for the manufacturing of aerosol according to part 2 of Schedule M। क्या पूछा गया है? अगर Schedule M की मैं बात करता हूँ, Schedule M किसके लिए होता है भैया? इंडस्ट्रीज के प्रीमाइसेस के लिए। इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, किस सेक्शन में कितना एरिया रहेगा, कौन कौन से यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेंगे, किस तरीके का क्राइटेरिया रहेगा, इन सभी के लिए आपका शेड्यूल एम यहाँ पर खड़ा रहेगा। और शेड्यूल एम के सेकंड पार्ट में पूछा गया है, अगर हम एरोसोल्स बनाने जा रहे हैं तो एरोसोल्स के लिए हमें कितना एरिया, कितना मिनिमम एरिया हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर एंड 25 स्क्वायर मीटर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? एरोसोल्स के लिए आ जाएंगे आपके 25 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर जितने हमारे आई प्रिपरेशन, जैसे आई लेसेस हो गए, अगर आई ब्रोज बनाने जा रहे हैं, आई लेसेस बनाने जा रहे हैं, इसके लिए 10 स्क्वायर मीटर चाहिए। 100 स्क्वायर मीटर कब चाहिए? जब हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, मेनली अगर हम क्रीम या लोशंस बनाने जा रहे हैं, तब हमें 100 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। और हमारा यहाँ पर 25 स्क्वायर मीटर्स ये भी आ जाएंगे। ये सभी आपके डिफरेंट स्क्वायर मीटर, डिफरेंट आपके एरियाज रहेंगे, जहां पर आपको अलग अलग यहाँ मेडिसिन या अलग अलग यहाँ आपको कॉस्मेटिक प्रिपेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। द कोका प्लांट, क्या पूछा है? द कोका प्लांट मीन्स द प्लांट ऑफ स्पीसीज ऑफ जीनस। जो कोका प्लांट होता है जिससे हम कोकेन ऑब्टेन करते हैं, ये किस जीनस से बिलोंग कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लिया जाए। एबल मॉस्कस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कैलोकॉर्टस से बिलोंग कर रहे हैं, एरिथ्रोजाइलम या आपके ग्लाइसिन। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? कोका प्लांट जिससे हम कोकेन ऑब्टेन करते हैं, जो थेरेप्यूटिकली एक्टिव रहता है। इसका अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे तो क्या होता है? इट कंटेन्स द ड्राइड लीव्स ऑफ द कोका एरिथ्रोजाइलॉन। ठीक है, एरिथ्रोजाइलॉन कोका इस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। जीन आपका क्या आ जाएगा? एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका के ड्राइड लीव्स हम यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, जो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? आपके एरिथ्रोजाइलॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? द ओपियम स्ट्रॉ इंक्लूड्स ऑल पार्ट एक्सेप्ट। ओपियम स्ट्रॉ की मैं बात करता हूँ, ओपियम जिसमें अगर इसके स्ट्रॉ की बात करते हैं तो कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं जो कि थेरेप्यूटिकली एक्टिव हैं। चलिए,
और इसमें से एक्सेप्शनल केस पूछा गया, एक्सेप्शनल हमें निकालना है, फ्लावर, स्टेम, सीड एंड आपके रूट्स। तो देखिए क्या होगा, थेरेपेटिक एक्टिविटी की मैं बात करता हूं तो फ्लावर्स थेरेपेटिक एक्टिव रहेंगी, सबसे ज्यादा केमिकल कॉन्स्टेंट्स आपके फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेम में भी देखने को मिल रहा है, रूट में भी यहाँ पर थेरेपेटिक एक्टिविटी मिलेगा, बट एक्सेप्ट द सीड। सीड को हम कभी भी, अगर हम ओपीएम स्ट्रॉ बनाने जा रहे हैं, अगर हम ओपीएम के स्ट्रॉ अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तब उस कंडीशन पर हम सीड यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, सीड को हम यहाँ पर यूज नहीं करते। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। क्या पूछ रहा है, विच रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडियन हेम्प प्लांट। अच्छा चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ दिया गया। ठीक है, कैनबिस सटाइवा से ही क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है, कौन सा रेजिन है जिसे हेम्प प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियो में ध्यान दिया होगा, चरस, भांग और गांजा तीनों एक ही चीज से यहाँ ऑब्टेन होता है, एक ही कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। भांग क्या होता है, लीफ, गांजा होता है आपका फ्लोरिंग टॉप्स, और चरस के बारे में मैंने क्या बताया था, चरस या लिक्विड हजीज के बारे में मैंने क्या बोला था, ये एक रेजिनियस एक्सट्रैक्ट होता है जिसे हम क्या करते हैं, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विथ यूजिंग अ क्लॉथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, रेजिन। रेजिन क्या है भैया, हटा दीजिए। चलिए भांग हटाइए, बिल्कुल हटाइए, ओपीएम अलग चीज हो जाएगी, कोडीन अलग चीज है, चरस क्या है, चरस जिसे हजीज ऑयल, हजीज के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा आपके चरस में। ठीक है, 4 से 5 गुना मोर एक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू द भांग एंड गांजा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, अगर कोई बंदा, अगर कोई फार्मासिस्ट है, अगर किसी ने बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुका है और अब वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाना चाह रहा है अपने फार्मेसी काउंसिल में, तब उसका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी एक्ट के किस चैप्टर के अंतर्गत होगा। चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। चलिए बहुत ही इजी है, आसानी से समझिएगा, चैप्टर 4 में होगा। क्यों भैया, चैप्टर 4 में। चलिए पार्ट अगर 1 की बात करते हैं, इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। पार्ट 2 की बात करें, यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएंगे। 3 में बात करते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ जाएगी। और 4th की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन टू द फार्मासिस्ट, जितने भी आपके रजिस्टर रहते हैं, ये चैप्टर 4 में यहाँ पर सेव रहते हैं, यहाँ पर इन्हीं के अंदर ये रेगुलेट होते हैं। तो चलिए सिंपल से इसे एक ऐसा भी आप याद कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद ही क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। बैचलर इन फार्मेसी कितने साल का होता है, 4 साल का। ठीक है, 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, 4 इयर्स का बैचलर इन फार्मेसी। तो यहाँ पर कोरिलेट कर लीजिएगा, 4 इयर्स के कोरिलेट करना है आपको चैप्टर 4 के साथ। ठीक है, कोई स्टूडेंट 4 इयर्स का फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद ही एलिजिबल रहता है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो यहाँ से आपको ऐसा कोरिलेट कर लेना है। क्लियर है? चलिए इजी इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। टोटल नंबर फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं भैया, 10, 15, 20 और 25। कितने होंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आएंगे आपके टोटल 20। ठीक है, लेकिन स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात कर रहे हैं, स्टेट में क्या आ जाएंगे आपके 15। ठीक है, 15 जिसमें 7 + 5 + 3 आपको याद रखना है। 7 आपके इलेक्टेड मेंबर्स, 5 आपके नॉमिनेटेड और 3 आपके एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो इस हिसाब से कितने हो गए आपके टोटल 15 मेंबर्स इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड 20 मेंबर्स इन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 7 इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड और 3 आपके एक्स ऑफिसो मेंबर कहाँ के, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, द प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय
RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर विथ द कंसेंट ऑफ वुमेन हु हैव अटेंडेड हर ईयर ऑफ एज। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है, ये क्या कर रहा है, किसी वुमेन का प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहा है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए लीगल एज क्या बताया गया है उस वुमेन के लिए, जब वो पूरी तरीके से लीगली वो एक्सेप्टेबल है, लीगल है कि वो प्रेगनेंसी अपना टर्मिनेट करवा सकती है। तो लीगल एज ही यहाँ पर पूछा गया है, बहुत इजी है, 18 ईयर, 21 ईयर, 19 एंड 16। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, जो इंडिया में वुमेन्स के लिए एक लीगल एज डिसाइड किया गया है 18 ईयर। ठीक है, 18 ईयर या 18 प्लस की अगर कोई महिला हो रही है, वुमेन हो रही है, कोई गर्ल्स हो रही है, तो वो आसानी से अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है। ठीक है, लीगल एज पर ये रहेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, एवरी एडमिशन रजिस्टर शैल बी डिस्ट्रॉयड ऑन द एक्सपायरी पीरियड ऑफ। अगर हम किसी एमटीपी की बात करते हैं, ठीक है, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन हुआ रहता है, इस रजिस्टर को कितने समय के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 7 इयर्स और 5 इयर्स। ठीक है, तो किस समय तक डिस्ट्रॉय करना चाहिए, 5 इयर्स के बाद, 5 इयर्स तक हम इसे मेंटेन करें और 5 इयर्स के बाद जब ये एक्सपायर हो जाए तब हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना है इन प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट या आपके सीएमओ, इनके प्रेजेंस में ही यहाँ पर क्या करना है, इन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए एमटीपी से एक और क्वेश्चन, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अदर देन RMP रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। चलिए क्या बोल रहा है, अगर हम MTP एक्ट की बात करें और MTP एक्ट के अंतर्गत जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो रहा है या जिसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोले, या अबॉर्शन हो रहा है, और अगर ये किसी रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर नहीं है, कोई ऐसा ही अगर कोई फर्ज इंसान है या इनके एब्सेंस में हो रहा है, ये ऑफेंस जो है, ये जो गलती हो रही है, इसकी सजा किसके अंतर्गत हमें मिलेगी। ठीक है, इसके लिए पनिशेबल बॉडी कौन सी होगी, कौन सी बॉडी हमें इसका पनिशमेंट देगी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, जिसे IPC बोलते हैं, आपने सुना होगा IPC की धारा ये, IPC की धारा वो, ये IPC आ गया। चलिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, IPC याद रखना है, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड IPC 45 के अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, केस दर्ज होगा, इसके अंतर्गत यहाँ पर आगे की कार्यवाही होगी, आगे का यहाँ पर पनिशमेंट IPC के सेक्शन 45 के अंदर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी सीज रिलेटेड टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अच्छा, अगर कोई ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, तो कोई ड्रग है या मैजिक रेमेडीज है, अगर ये सीज हो गया, ठीक है, अगर इस पर रेड पड़ गया, अगर ये जब्त हो गया, तो इसका इंफॉर्मेशन हमें किसे देना है, ड्रग इंस्पेक्टर को देना है, मजिस्ट्रेट को देना है, कलेक्टर को देना है, या आपके स्टेट गवर्नमेंट को, किससे सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया जाए कि भैया इस एरिया में ये इलीगल चीज पाई गई है, इसे हम यहाँ से सीज कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपके मजिस्ट्रेट साहब को। ठीक है, DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, इन्हें सबसे पहले बताया जाएगा कि उनके एक पर्टिकुलर एरिया में किसी तरीके का कोई इलीगल मैजिक रेमेडीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, द लिस्ट ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन ऑन कॉन्ट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। मतलब अगर कोई पर्सन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत जितने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अगर इसका उल्लंघन करता है,
अगर इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर इसे ब्रेक कर रहा है, इस नियम को अगर तोड़ रहा है, और कब, अगर पहली बार वो एक गलती करता है, पहली बार वो गलती कर रहा है, पहली बार अगर वो इस नियम को तोड़ रहा है, तब उसके लिए क्या सजा दिया गया है, क्या पनिशमेंट, क्या यहाँ उसे पेनल्टी देने को पड़ सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। चलिए, पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज एंड 6 मंथ इम्प्रिजन, मतलब 5,000 का उसे भुगतान करना होगा और 6 महीने का उसे जेल हो सकता है। चलिए, अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, 3 साल का जेल हो सकता है, और फाइन या तो फाइन ऑफ 1,000 रुपीज। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6th मंथ और विथ फाइन और बोथ, या तो 6th मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा, या तो फाइन लगेगा, या तो बोथ, यानी दोनों हो सकता है, फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द केस। चलिए, यहां पर क्या होगा, अगर फर्स्ट टाइम ये गलती करता है तब उसे 6 महीने का जेल हो सकता है, या तो उसे फाइन देना पड़ेगा, या तो दोनों एक साथ। और अगर वही गलती वो दोबारा करता है, सेकेंड टाइम अगर सेम गलती रिपीट करता है, तब क्या होगा, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, चलिए, जस्ट यहाँ पर डबल हो गया, 6 मंथ की जगह क्या हो गया, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेकेंड कन्विक्शन। क्लियर। चलिए, इजी सा क्वेश्चन, जरूर से याद रखेंगे। ऑफेंस पेनल्टीज का यहां से क्वेश्चन बनता ही है, जरूर से एक बार रिमेंबर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एनिमल केज एंड स्टेबल होम्स। चलिए, इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो एनिमल केज या उनके लिए एक स्टेबल होम्स के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बता रही है कि किस कंडीशन में आपको किसी एनिमल को या किसी आपके पेट को यहाँ स्टोर अच्छे से यहाँ पर रखना है। अगर आप केज में रख रहे हैं तो किस तरीके का केज होना चाहिए, या उनके लिए एक हैबिटेट आप कैसे रेडी करें, ये एक आपका सिचुएशन, आपका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किसके द्वारा बताया जाता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कमिटी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कमिटी, एनिमल एथिक्स कमिटी, इंडियन स्टैंडर्ड कमिटी एंड आपके इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हाउस कमिटी। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हस्बेंड्री में भी हम यहाँ पर इन्हें पालते ही हैं, इन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं। एनिमल एथिक्स की बात करें तो एनिमल एथिक्स में इनका रूल्स, रेगुलेशन, लॉज आ जाते हैं। बट अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। आपने कई बार देखा होगा इस तरीके का एक सिंबल, बहुत सारे केस से अगर कोई आपके सिल्वर या कोई मेटल की चीज आ रही है तो वहां पर ISI का यहाँ सिंबल देखने को मिल जाएगा। यही ISI की जो सिंबल रहती है, यही से एक स्टैंडर्ड डिनोट करती है, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बताती है। अगर आप किसी केज में किसी एनिमल को रखने जा रहे हैं या उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिटेट प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 17th नंबर में, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 हैज बीन पास्ड अंडर द पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर। ठीक है, जो हमारे DPCO एक्ट हैं ये किसके अंतर्गत पास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने कई सारे बच्चों से, कई सारे एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। एम्स फार्मासिस्ट हो गए या किसी भी आपके स्टेट लेवल फार्मासिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है, जरूर से रिमेंबर करना है। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको फार्मासिस्ट के पेपर में। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, द शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, चलिए किसके अंतर्गत होता है भैया, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, याद रखना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है MP फार्मासिस्ट में। ठीक है, MP फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, अंडर द DPCO, ठीक है, फॉर्म ऑफ अप्रूवल और रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन कम अंडर विच शेड्यूल। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रूवल ऑन
रिवीजन ऑफ प्राइस, ठीक है, अगर हम किसी शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन का प्राइस को रिवीजन करने जा रहे, रिवाइज करने जा रहे हैं, तब हमें यहाँ पर जो हमारा फॉर्म रहेगा ये किस सेक्शन के अंतर्गत हमें देना होगा, शेड्यूल 4, 5, 2 एंड शेड्यूल 3। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन है। याद रखना शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन हमेशा आपके सेकंड शेड्यूल में देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में आपका क्या हो रहा है, शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन। शेड्यूल 1 की बात करते हैं तो नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन आ रहा है, और शेड्यूल 3 में मेनली यहाँ पर टैक्स आ जाएंगे। शेड्यूल 3 में आपके टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। द पेनल्टीज फॉर द ऑफेंस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन, ठीक है। अगर कोई पर्सन या अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो क्या कर रहा है, आपके मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत किसी भी तरीके का अगर वो गलती करता है, ऑफेंस करता है, तब इसके द्वारा जो पेनल्टीज लगने वाली हैं, इसके ऊपर जो पेनल्टीज लग रही हैं, केस हो रहा है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगा, 15, 17, 20 एंड 22। तो कौन सा सेक्शन आएगा आपका यहाँ पर ऑफेंस के लिए भैया, ऑफेंस के लिए आपका 22nd सेक्शन, ठीक है। जितने भी ऑफेंस पेनल्टीज हैं ये आपको 22nd में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग यानी IND कमिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग यानी IND कमिटी है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, कौन सा पर्सन इसका चेयरमैन कहला रहा है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और हेल्थ साइंस, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए IND इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वही पर्सन होगा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल होगा, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है यही इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। दूसरा बात कर लें, अगर यहाँ पर क्या पूछा है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये कौन होते हैं भैया, हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल रहते हैं ये DTAB के चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। DTAB के चेयरमैन हो जाएंगे आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस और द हेल्थ साइंस। क्लियर, चलिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जितने क्वेश्चन से मिलेंगे आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा होगा, आपका हैंड इतना स्ट्रांग होगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड विद GPAT डिस्कशन सेंटर। थैंक यू ऑल।